बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने से पहले और इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं डिफाइन करूँगा, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आपको जो फील्ड लाइंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये एक आपको बाउंड्री नज़र आ रही है। ये बाउंड्री जो है ये एक एक्चुअली एरिया है, एन एलिमेंट ऑफ एरिया है, जो कि हम इसको यूज़ करते हुए ये चेकआउट करेंगे कि फ्लक्स कितना है और फ्लक्स को कैसे जो है वो हम एक्सप्लेन करें। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। डिफाइन करने से पहले अगेन कुछ चीज़ें मैं डिफाइन करने की तरफ जा रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले जो एलिमेंट ऑफ एरिया है ये क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और सिर्फ एरिया क्या होता है। जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि ये जो तीनों टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, चाहे वो एलिमेंट ऑफ एरिया हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, या वो कोई और एरिया हो, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये एक ही एक्चुअली चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। और वो क्या है, वो एक्चुअली इस एरिया की ये बाउंड्री है। तो जब हम डिफाइन करेंगे या डिफरेंट डेफिनेशंस को हम पढ़ते हैं, तो कहीं पे एलिमेंट ऑफ एरिया की बात होती है, कहीं पे सरफेस एरिया या एरिया की बात होती है। तो इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एलिमेंट ऑफ एरिया, सरफेस एरिया और जस्ट एरिया, ये एक्चुअली इस सरफेस की ये बाउंड्री है। और ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको हम जनरली आज से पहले हम पढ़ते आए हैं कि जो एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये एक्चुअली जो बाउंड्री है ये सरफेस एरिया है, या ये एलिमेंट ऑफ एरिया है, या जस्ट एरिया है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखें तो दो टर्म्स मैंने ये यूज की हैं, एक नॉर्मल टू द एरिया है और एक वेक्टर एरिया है। अब अगर इनको देखा जाए तो ये जो हैं ये एक्चुअली वेक्टर्स हैं, नॉर्मल टू द एरिया और वेक्टर एरिया। और अगर इनको फर्दर हमने समझना हो कि ये अब वेक्टर एरिया कहाँ से आ गया, तो इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको ये जो है ये एक्चुअली वो बाउंड्री है जिसको हम सरफेस एरिया कह रहे थे, ये वो सरफेस एरिया है। और जब इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, तो ये जो नॉर्मल है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया। तो अगर आप यहाँ पे समझना चाहें कि वेक्टर एरिया जो है वो कौन सा है या नॉर्मल टू द एरिया कौन सा है, तो वो एक्चुअली ये है। इसको नॉर्मल टू द एरिया या वेक्टर एरिया बोला जाता है, और ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना, और यही चीज़ जो है वो कंफ्यूज करती है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले एक है जी सिर्फ एरिया, फिर एक है सरफेस एरिया, और फिर एक है एलिमेंट ऑफ एरिया। ये जो तीनों चीजें हैं ये स्केलर एरियाज हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली इस सरफेस की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सरफेस की बाउंड्री है ये एक्चुअली क्या है, ये सरफेस एरिया है, या ये एलिमेंट ऑफ एरिया है, या एरिया है। और जब हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं तो वेक्टर एरिया क्या चीज है, वो एक्चुअली सरफेस एरिया का एक परपेंडिकुलर होता है। और उस परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया जाता है ये एक्चुअली नॉर्मल टू दैट सरफेस होता है। तो ये जो नॉर्मल है अब इसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर एरिया है। तो अब ये चीज़ें अगर हम क्लियर कर लें तो उसके बाद जो है फिर हम डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो समझने में हेल्प आउट होगी, और फिर हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। डेफिनेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो टर्म्स हैं उनको पहले एक्सप्लेन कर लें, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि एक एलिमेंट ऑफ एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उन फील्ड लाइंस को बोला जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड लाइंस कौन सी हैं, ये फील्ड लाइंस हैं। और एलिमेंट ऑफ एरिया कौन सा है, ये एलिमेंट ऑफ एरिया है। इस एलिमेंट ऑफ एरिया में से जितनी भी लाइंस पास करेंगी उन लाइंस को बोला जाएगा दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक्चुअली नंबर होगा एक।
पहले भी मैंने आपको बताया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, एक नंबर होगा, एक तादाद होगी। अगर इस सरफेस एरिया को मैं इस तरह एक वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब ये जो है ये वो सरफेस है, और इस सरफेस में से मैक्सिमम लाइंस आपको पास करती हुई नजर आ रही हैं। तो जितनी ज्यादा लाइंस पास करेंगी उतना क्या होगा, उतना इसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा, सॉरी, फ्लक्स ज्यादा होगा। और अगर इसी तरह इस लाइन को मैं कुछ ऐसे करके ड्रॉ करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत कम लाइंस पास कर रही हैं, अब 1 2 3 4 लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है, लेट्स से अब इसको मैं कहता हूं कि इसका फ्लक्स जो है वो 4 है। लेकिन अगर इसको मैं कुछ ऐसे करके ड्रॉ करूं कि ये सरफेस जो है वो यहाँ तक हो, तो अब लेट्स से 5 लाइंस पास कर रही हैं, तो अब जो फ्लक्स है इसका वो 5 है लेट्स से। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको ऐसे, तो ये मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसका फ्लक्स जो है वो एक तरह से मैक्सिमम है। इसी तरह अगर ये वाली सरफेस मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे लेट से, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कोई भी लाइन इस सरफेस में से पास नहीं कर रही। तो जब कोई लाइन पास नहीं कर रही, तो हम इस केस में कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है वो एक तरह से जीरो है। तो अगेन मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया अगेन सरफेस एरिया, और जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी इसको बोला जाएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया है जी। अगेन इसकी डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगेन ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज जस्ट अ नंबर। तो आपको पता है नंबर्स जो है वो स्केलर होते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल नोटेशन की तरफ अगर हम आए, तो इसकी जो मैथमेटिकल नोटेशन है ये है जी ई डॉट ए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है और जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है एक तरह से। अगेन यहाँ पे शायद आपको ये कंफ्यूजन हो रही हो कि जो एरिया है उसको तो हम कहते हैं कि वो स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है इसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये जो है ये वेक्टर है। तो अगेन वेक्टर एरिया और स्केलर एरिया, ये दो एक्चुअली यहाँ से डिफरेंट वेक्टर्स डिसाइड हो गए हैं। जो ये वाले फैक्टर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिर्फ एरिया को, जस्ट एरिया वो रिप्रेजेंट होता है। ये तीन तीन जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये सिर्फ एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, तो ये जो दो एक तरह से नोटेशंस हैं, नॉर्मल टू द एरिया और दूसरा वेक्टर एरिया, तो एक्चुअली वो ये है। फिर इसके बाद अगर इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ई ए कॉस थीटा। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपके पास एंगल थीटा आ रहा है, ये एंगल किस किस के दरमियान है, ये एंगल समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस एंगल को अच्छे से समझ गए तो आप इसके मैक्सिमम और मिनिमम को समझ सकेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम और मिनिमम को समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये है जी एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा एक्चुअली कौन कौन सी दो क्वांटिटीज के दरमियान है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया। अब ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये सरफेस एरिया। तो जब आप एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सरफेस एरिया जो है वो किस तरफ है, और उसके लिहाज से आप इसको एक तरह से डिफाइन करेंगे। फिर इसी तरह अगर इसके बाद अगर आप इसकी यूनिट्स की तरफ आते हैं, तो जो इसकी यूनिट्स हैं आप वो देख सकते हैं कि वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो इसके यूनिट्स हैं। हाँ, आप ये यूनिट्स इस फार्मूला से एक तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने यूनिट पढ़ा हुआ है, ये न्यूटन पर कूलम होता है, और जो एरिया है उसके यूनिट्स मीटर स्क्वायर होते हैं। इस वजह से इसके जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम बन जाते हैं। तो ये एक तरह से इसकी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और ये जो है ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी सी। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमने ये चेक करना होता है कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब है और फ्लक्स जो है वो मिनिमम कब है। तो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स को समझने के लिए अगेन हम इसी तरह से ट्राई करते हैं। लेट्स से
अगर मैं पहले स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। एरिया इज हेल्ड, अब एरिया की बात हो रही है जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था। अब ये एरिया कौन सा एरिया है? जब हम सिर्फ एरिया की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया इसका मतलब क्या है, दैट इज सरफेस एरिया। कि जब सरफेस एरिया को आप परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो उस वक्त जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये तो इस स्टेटमेंट से हो गया। अब अगर इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करना चाहें तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैथमेटिकली हमने जो इसका फार्मूला देखा है उसके मुताबिक जो फ्लक्स है दैट इज ई डॉट ए और अगेन ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा है इस केस में वो जीरो है। थीटा क्यों जीरो है जी? जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो थीटा है वो एक्चुअली एंगल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान। और एरिया वेक्टर कौन सा है? ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये जो एन नजर आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, वो ये है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो पैरेलल है और पैरेलल केस में एंगल कितना होता है, वो जीरो होता है। और अगर इसको यहाँ पर रिप्लेस करवाएं तो cos 0 1 होता है और इस तरह करके जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गया। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगेन एरिया की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एरिया की मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया। और ये भी एक नोटेशन जो है ये एफएससी टेक्स्ट के अंदर यूज की हुई है, जो ए के साथ आपको ये एक साइन नजर आ रहा है। ये साइन जो है ये साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर एरिया को। कि जब एरिया है वो यहाँ पे क्या है, वो इस केस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एरिया को नोटेशन वाइज आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगेन वर्डिंग की तरफ मैं आता हूँ। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। ये सरफेस एरिया है। और जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की तो एक्चुअली हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होना चाहिए। फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है और सरफेस एरिया जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो इस तरह सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो गया। और इस केस में नंबर ऑफ लाइंस जो है वो मैक्सिमम जो है वो पास कर रही है। फिर इसके बाद जो दूसरा केस है इसका मिनिमम फ्लक्स का। मिनिमम फ्लक्स क्या है? अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल, अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा था कि जब एरिया की बात होगी तो यहाँ पे एरिया का मतलब होगा दैट इज द सरफेस एरिया। अगेन हेयर एरिया इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात हो रही है। और सरफेस एरिया आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सरफेस एरिया है ये अलोंग द एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है और फील्ड जो है वो भी अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो फील्ड और सरफेस एरिया जो है ये क्या हो गए, ये दूसरे के पैरेलल हो गए। तो जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा, वेक्टर एरिया जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और वेक्टर एरिया आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो है ये क्या है, ये आपके पास वेक्टर एरिया है। और वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो गया तो जब आप इसके मैथमेटिक्स की तरफ आएंगे तो मैथमेटिकली जो आपको पता है कि जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो अब हम रिप्लेस करवाएंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो थीटा इज 90 और जो cos 90 है वो जीरो होता है और फ्लक्स इस केस में जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ये मिनिमम होना चाहिए, मिस्टेकनली जो है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। फ्लक्स इन दैट केस विल बी मिनिमम। और इसी तरह यहाँ पे भी जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो मिनिमम हो होगा व्हेन एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो है ये मिनिमम होना चाहिए। ये आप क्लियर कर लें अपने पास, ये एक्चुअली क्या है, ये मिनिमम है, फ्लक्स इज मिनिमम। तो ये इस तरह करके मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स का जो है ये आइडिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। अब
एक छोटा सा आइडिया, एक कॉन्सेप्ट इसी में और है जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है कि जब एरिया जो है ना वो परपेंडिकुलर हो और ना ही वो पैरेलल हो, तो उस केस में फ्लक्स को कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो है ये सरफेस आपको नजर आ रही है। ये जो सरफेस है ये क्या है, ये एक्चुअली वो सरफेस एरिया है जो कि एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे पड़ी हुई है। तो अब अगर ये सरफेस किसी एंगल थीटा पे पड़ी हुई है, तो अब इस केस में अगर हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा तो वो फ्लक्स किसकी इक्वल होगा। तो जो फार्मूला फ्लक्स का हमने प्रीवियसली पढ़ा है ई ए कॉस थीटा, वो ई ए कॉस थीटा एक्चुअली यहाँ से आता है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो सरफेस है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट्स परपेंडिकुलर। ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि एक्चुअली वेक्टर एरिया है। वेक्टर एरिया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वो ये एक्चुअली जो है ये क्या है, ये आपके पास वेक्टर एरिया है यहाँ पे। ये जो वेक्टर एरिया है इसका फील्ड के साथ क्या एंगल बन रहा है। फील्ड आप देख रहे हैं, फील्ड जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये फील्ड है। और जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, और ये जो अनोन साइड है ये क्या है, ये बेस होता है। तो इस तरह करके ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास क्या बनता है, ये ए कॉस थीटा बनता है। ये एक्चुअली एरिया वेक्टर को जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया है एक्चुअली इसके कंपोनेंट्स में। ये एक्चुअली वो एरिया वेक्टर था और उस एरिया वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया गया है। एक उसका कंपोनेंट ये बना है जिसको हम कहते हैं दैट इज द लेट्स से दिस वन, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये वाला है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसका बनता है साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो फ्लक्स मैक्सिमम है तो वो कौन से कंपोनेंट की वजह से है, वो ए कॉस थीटा की वजह से है। तो इस तरह करके जब हम किसी एंगल पे फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो हम ए कॉस थीटा यूज करते हैं, मतलब जो एरिया वेक्टर है उसका हम एक्चुअली एक कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि उसका पैरेलल टू एक तरह से वाई एक्सिस इस केस में बन रहा है। तो ये था जी आज का लेक्चर जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को ये हेल्प आउट करेगा समझने में।